मनोज यादव समझना चाहूंगी भाई, बिहार की तो ये नई जंग शुरू हो चुकी है। यहां पर जातिगत जनगणना, उसके बाद सबकी नजर यूपी पर है और अब कैबिनेट विस्तार की भी खबर लगातार आ रही है। पिछड़े नेताओं को इसमें और मौका दिया जाएगा, ऐसे भी खबरें आ रही हैं। क्या रणनीति अब समाजवादी पार्टी करेगी? अपने ही गठबंधन पर तो आप सवाल खड़े कर रहे हैं। कांग्रेस को जातिगत जनगणना के लिए किसने रोका था? वो उसके पीछे कांग्रेस ही थी। ये तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं। अब नीतीश इस मामले में और लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं। क्या भविष्य नजर आ रहा है? ये 2024 की जंग आपके आपस में ही सबसे बड़ा सवाल बनकर रह जाएगी। पूजा जी, सबसे पहले मैं बधाई दूंगा आदरणीय नीतीश जी को, आदरणीय लालू प्रसाद जी को, आदरणीय तेजस्वी जी को। बहुत कोटि कोटि बधाई। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो ज्योति उन्होंने बिहार और पटना की धरती से जलाई है, उसका असर पूरे देश की राजनीति में होगा। कम बेसी अगर मैं उत्तर भारत की राजनीति में एक बड़े मुद्दे की बात करूं तो वो मुद्दा उत्तर भारत के समाजवादी दलों को और जो समाजवादियों की विचारधारा से प्रेरित पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या कोई और विचारधारा, उन सब को एक मुद्दा मिला और बेहतरीन राजनीति करने का मौका भी मिलेगा। राजनीति मैं प्रयोग इसलिए कर रहा हूं पूजा जी, क्योंकि ऐसे ऐसे विषयों पे राजनीति पिछले 10 सालों में हो रही है जहां पे किसी का भी भला नहीं हो रहा। नरेंद्र मोदी ने कहा सबसे बड़ी जाति जो है गरीबी की है, तो गरीब का उद्धार 5 किलो राशन एक शौचालय से करेंगे? मैं तो बड़ा हतप्रभ हूं। इसको कहते हैं गरीब का उद्धार करना। इसको कहते हैं अन्य पिछड़ा वर्ग में जिन जातियों को अब तक कुछ नहीं रास्ता मिला, उनको आर्थिक आधार पे, शैक्षिक आधार पे और जो तमाम सारी और योजनाएं सरकार की हैं, उनको कैसे सशक्त किया जा सकता है। सौरभ जी काहे के लिए बिलबिला रहे हैं? थोड़ा धैर्य रखिए, अभी बताइएगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप एक बेहतर देश बनाना चाहते हैं, बेहतर समाज बनाना चाहते हैं, तो आप कौन सा काम करेंगे? 5 किलो वाला फ्री वाला राशन बांट के बेहतर समाज बनाएंगे? वैसे मैं एक नकली प्रधानमंत्री जो बैकवर्ड, नकली रूप से बना बैकवर्ड है, उससे मैं ऐसी उम्मीद कर सकता हूं। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि पटेल साहब जो बीजेपी के बिहार के प्रवक्ता हैं, उन्होंने नीतीश जी को बधाई तक, लालू जी को बधाई तक देना उचित नहीं समझा। अरे जिस पार्टी की राजनीति कर रहे हो, उस पार्टी में पिछड़ों की अधिकारों को रोज गड़ासे से काटा जाता है, काटने से अपराध छोटा किया जाता है। नीतीश कुमार उनके लिए भी खड़ा होता है ना मनोज जी, कि यहां पर आंकड़े जारी कर दिए, आरक्षण लागू भी कर दिया जाए, लेकिन क्या उसका लाभ अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचेगा? ये तो सवाल अभी भी बाहर खड़ा है। देखिए, मंडल आयोग की जो सिफारिशें थी, उन सिफारिशों को अगर किसी ने देश में इंप्लीमेंट करने का प्रयास किया पूजा जी, तो समाजवादियों ने किया। ना तो कांग्रेस ने किया, ना बीजेपी ने किया। आज समर्थन कर रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस एक ऐसे दो राह पे खड़ी है। आपको भी टाइम मिला, लेकिन जातिगत जनगणना के लिए आपने भी कुछ किया नहीं अपने टाइम में। नहीं, कैसे? 2011 में जो जाति गणना हुई, वो किसके प्रयास से हुई? क्या उसमें आदरणीय नेताजी का, आदरणीय लालू जी का, आदरणीय नीतीश जी का, रामविलास पासवान जी का, क्या उसमें कोई आवाज बुलंद कर रहे हैं जातिगत जनगणना को लेकर? लेकिन जब आपकी सरकार थी तब आपने कितनी आवाज उठाई? बिल्कुल सही, आपका सवाल बहुत शानदार है। लेकिन आप बताइए, हमारी सरकार जब थी तो तमाम सारे आरोप हम पे लगाए गए कि 86 में 56 यादव हो गए। वो रिजल्ट कहां है? योगी आदित्यनाथ ने कौन से मठ में चुरा के रखा है? वो क्यों नहीं जारी करता? मैं तो मांग करता हूं 86 में 56 एसडीएम हो गए, सबको तत्काल बर्खास्त किया जाए। क्या बर्खास्त कर पाएगा योगी आदित्यनाथ या मोदी? उस पर कोई कार्रवाई करेंगे? गठबंधन वर्सेस इंडिया और वर्सेस एनडीए के बीच जातिगत जनगणना का ये मुद्दा अब आखिर कितना आगे बढ़ने वाला है, ये तो वक्त बताएगा। 2024 की जो तस्वीर है, कुछ कुछ तो नजर आ रही है कि क्या हो सकती है, क्योंकि ये एजेंडा तो मुख्य रहेगा, ये बात साफ तौर पर नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज के लिए ब्रेकिंग विद एजेंडा में इतना ही।